हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका न्यूमेरिकल वाले बाबा के चैनल में। और आज से यानी 16 सितंबर के दिन से 12 क्लास का जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है, फिजिक्स का आपका क्रैश कोर्स का एक्चुअल क्लास शुरू होने जा रहा है। कल जो 15 सितंबर को वीडियो डाला गया था वो एक इंट्रोडक्शन चैप्टर था, इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें आपने जाना कि आपको फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। और मैंने जैसे आपसे वादा किया है कि 100 डेज के अंदर आपका फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगा, मतलब आपका 100 डेज में कंप्लीट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। बस अब आप लोग को करना यही है कि सारे वीडियो रोज 1 घंटा समय आप अपने आप को दीजिए, यानी कि इस चैनल को दीजिए। जो भी वीडियो सुबह सुबह में अपलोड होगा वो वीडियो आपको पूरी की पूरी देखनी है। और केवल देखनी नहीं है, सिर्फ आप अपने कॉपी और पेन लेकर के बैठिए माय डियर स्टूडेंट्स। और जो भी चीज़ें हैं, जितनी टॉपिक्स के यहाँ पढ़ाऊँगा मैं, वो सारे के सारे खुद का नोट्स तैयार कीजिए। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पढ़ाऊंगा वीडियो को पॉज कर दीजिएगा जब भी आपको लिखना होगा, और लिखने के बाद फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास बिना किसी देरी के हम लोग चलिए शुरू करते हैं। आज आप सभी को पता है कि पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो आपके फिजिक्स क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसमें फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपको चलिए सीधे सीधे मुद्दे की हम लोग बात करते हैं कि क्या है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है। हर चैप्टर का जो नाम रखा गया है उन नाम में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई होती हैं। तो साइंस में हर नाम में कोई ना कोई लॉजिक होती है, कोई ना कोई बातें होती हैं। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम लोग स्थिर वैद्युत बोलते हैं हिंदी में। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को, बच्चों को घबराना नहीं है, सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश में साथ साथ होगी। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है हमारा, ये देखेंगे, ये दो शब्दों का मेल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस चैप्टर का जो नाम है, इसका क्या अर्थ निकल के आता है माय डियर स्टूडेंट्स, पहले ये जान लीजिए। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज से। किस चीज से मतलब है इसका? इलेक्ट्रिक चार्ज से। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन। क्या होता है? मतलब रेस्ट पोजीशन माय डियर स्टूडेंट्स होता है। यानी कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है वो ये नाम बता रहा है आपको माय डियर। आपको पढ़ना है किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं विद्युत आवेश। क्या बोलते हैं इसे? विद्युत आवेश बोलते हैं। यानी कि आपको पढ़ना है विद्युत आवेश के बारे में, लेकिन कंडीशन लगा दिया गया आपके सामने माय डियर। क्या कंडीशन लगाया गया? वो कंडीशन ये है कि जो विद्युत आवेश है वो किस स्थिति में होगा? रेस्ट पोजीशन में। रेस्ट पोजीशन का मतलब क्या है? स्थिर अवस्था में होगा। कैसा होगा? स्थिर अवस्था, रुका हुआ होगा। यानी कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। जो इलेक्ट्रिक चार्ज किस कंडीशन में होगा? रेस्ट पोजीशन में होने वाला है। तो ये आपका चैप्टर का नाम हो गया। मतलब जिस सब्जेक्ट में, फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि रेस्ट पोजीशन में हो उसकी स्टडी करेंगे, वो हमारा सब्जेक्ट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। आपके दुनिया के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे तो नहीं पूछा जाएगा कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। ठीक है, ये जस्ट जानने के लिए था, समझने के लिए था। तो मुझे आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये उठता है कि जब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, तो पहले ये तो जाने माय डियर स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। भाई इसके बारे में जानेंगे तभी तो पूरा चैप्टर हम पढ़ पाएंगे। भाई किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज लेना है, पहले उसका नाम का पता तो करो कि है क्या वो चीज़। तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, और यहीं से आपका सिलेबस शुरू होता है। यानी कि आपका चैप्टर का पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे। पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक आपका हेडिंग है, क्या है वो माय डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? पहला हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। क्या है? विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। अब जानते हैं ये होता क्या है, विद्युत आवेश क्या होता है। तो जो विद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो एक प्रॉपर्टीज है। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है, गुण है।
तो बोला जो गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है माय डियर, वो तो किसी के पास ना होता होगा। ऐसे थोड़ा गुण हवा में चल रहा है, किसी के किसी बॉडी होगी, कोई पदार्थ होगा, कोई इंसान है, चाहे कुछ भी है, उसके पास वो गुण होगा। गुण तो किसी बॉडी के पास होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एक गुण है। तो अगर प्रॉपर्टी है किसका, तो किसका प्रॉपर्टी है, किसका गुण है? बोला किसी भी पदार्थ का, किसी मैटर का। मैटर का मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है। तो किसी पदार्थ का गुण होता है। तो बोला ये अगर गुण है उसके पास तो क्या कर लेगा वो, है कि नहीं भाई? अगर ये पदार्थ के पास विद्युत आवेश का अगर गुण आ जाए, चार्ज का गुण आ जाए, तो क्या कर लेगा वो पदार्थ? बोला क्या कर लेगा? वो क्या करेगा? वो दुनिया बदल सकता है। क्या कर सकता है? दुनिया बदल सकता है। कैसे? तो बोला वो क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स और साथ में मैग्नेटिक फोर्स भी, मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट करता है। यानी कि एक विद्युत आवेश का गुण, प्रॉपर्टी अगर किसी मैटर के अंदर है, किसी पदार्थ के पास है, तो वो पदार्थ इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स फील कर सकता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो कर सकता है या करता है। यानी कि हम लोग मैग्नेटिक का बात अभी नहीं करेंगे, केवल इलेक्ट्रिक की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी पदार्थ का, किसी मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक ऐसा गुण है, जिस गुण की वजह से, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये पदार्थ इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करता है या किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल आरोपित करता है, लगाता है। आ रही बात समझ में आपको? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है, ना कि कोई मैटर है। आप ये बात दिमाग में बैठा के रखेंगे, ओनली अ प्रॉपर्टी। एक सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये गुण है। विद्युत आवेश क्या है? सिर्फ एक गुण है, कोई पदार्थ नहीं। आप अच्छे हैं कि बुरे हैं वो आपका गुण है, लेकिन आप तो इंसान अलग है ना। आपकी बॉडी अलग है और आपका गुण अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये गुण है। बोला ये गुण है किसके पास? किसी मटेरियल के पास। और उस मटेरियल के पास क्या होती है? उस मटेरियल का स्मॉलेस्ट एलिमेंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। चार्ज जो होता है वो किसी पदार्थ के सबसे छोटे पार्टिकल के पास होता है। और इसलिए हम लोग मानते हैं, आपको पता है कि एटम माना गया है और एटम को डिवाइड किया गया है किसके अंदर? एटम को डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में। किस में माय डियर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन बेसिक एलिमेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन्हीं के पास क्या होता है? इस चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। जो मैं बात कर रहा हूं कि विद्युत आवेश जो है वो गुण किसके पास है? किसी पदार्थ के पास है। तो पदार्थ के किसके पास है? पदार्थ के जो छोटे पार्टिकल्स हैं स्मॉल, उसके पास, यानी किसके पास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। पहले आपको नोट्स जो बनाना है वो आप पहले लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे विद्युत आवेश का डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? विद्युत आवेश का आप डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या लिखिए? इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच it experiences or produces an electrical force। इंग्लिश में जो है वाले स्टूडेंट्स लिख लेंगे फटाफट। क्या है? इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस और प्रोड्यूसेस क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स। हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत बल
उत्पन्न करता है अथवा हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो मैं मिटा करके लिखूंगा, ऊपर की तरफ लिखूंगा मिटा करके। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ, मैं मिटा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स मेरी बात को सुन करके भी लिख सकते हैं, और जो बोर्ड पे लिखा है वो भी परिभाषा आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए आराम से और लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं कि भाई ये जो गुण है ये किसके पास है, बोला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास होता है। तो चलते हैं, क्या चलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास कितना होता है, और न्यूट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम माइनस के साथ होती है। प्रोटॉन पे सेम चीज, सेमी चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, और न्यूट्रॉन पे 0 कूलम चार्ज होता है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज होती है, माइनस का 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, प्रोटॉन के पास प्लस का 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, और न्यूट्रॉन के पास कितना कूलम, 0 कूलम। यानी कि न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो ये फैक्टर है ना, ये 1.6 इंटू 10 के पावर -19, इस कूलम को हटा ही दीजिए, केवल इसको, ये जो फैक्टर है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इससे, ई से। यानी कहीं पर ई लिखा हुआ मिले हमें तो उसका मतलब है ये वैल्यू, प्लस और माइनस की चर्चा नहीं है, सिर्फ क्या है ये वैल्यू। 1.6 इंटू 10 के पावर -19 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ये चार्ज की वैल्यू। अब माय डियर स्टूडेंट्स चलते हैं किसकी तरफ, दो बातें चलेंगे। सबसे पहले बात चलेंगे कि इस चार्ज की जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अब इस पे बात करते हैं, यानी जो विद्युत आवेश होता है उसका मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक। तो एसआई जो मात्रक होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होता है कूलम्ब, जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बिहार बोर्ड में आपको पता है 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और सीबीएसई एग्जामिनेशन में भी 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें 10 आपका मल्टीपल चॉइस होगा और 10 आपको लिखने वाला और आपको फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो जो ऐसा यूनिट है किसका, चार्ज का, वो क्या होता है माय डियर, कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब होता है। ये क्या होता है, कूलम्ब। और कूलम्ब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में ये नहीं पूछेगा कि चार्ज का ऐसा यूनिट बता दो, कूलम्ब, मतलब सबको पता है कूलम्ब। क्या पूछेगा, इसी चार्ज का सीजीएस मात्रक, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। आप 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे भाई, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, 4 सिस्टम होते हैं। उसमें सीजीएस सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का। वो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सीजीएस सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम लोग
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU क्या होता है? सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है? सीजीएस मात्रक आवेश का क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ESU क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, ESU बोलते हैं। तो बोला ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या पूछेगा हमसे? यही तो पूछता है माय डियर कि भाई एक कूलम में कितना ESU होता है, एक कूलम में कितना ESU होता है। तो यहां पे नोट बना करके आप अपनी कॉपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि एक कूलम की जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁹ याद रखेंगे। 1 कूलम की जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के बराबर होता है। और इसका एक और नाम होता है ESU कह लीजिए, या कई बार आपके किताब में स्टेट कूलम भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो चाहे आप ESU कह लीजिए, स्टेट कूलम कह लीजिए, दोनों बात सेम ही है। तो आप ध्यान रखेंगे एक कूलम की वैल्यू 3 × 10⁹ ESU या स्टेट कूलम, ये भी लिख सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे, ये भी ऑब्जेक्टिव में लिखा जा सकता है। लेकिन मैं जो लिखा रहा हूं जरूरी तो नहीं है कि यही एग्जाम में आए, इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछ सकता है कि 1 ESU इजकल टू कितना कूलम। आपसे सोचिए ये 1 कूलम इजकल टू इतना ESU होता है, पर आपसे क्वेश्चन में उल्टा भी तो पूछा जा सकता है कि 1 ESU इजकल टू कितना कूलम। तो बोला क्या करेंगे, ये जाकर के इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, तो 1/3 × 10⁹ हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे लगता है इतनी छोटी सी बात आप आसानी से कर लेंगे, बशर्ते आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 1 कूलम इजकल टू इतना ESU, यानी जो ESU है वो छोटी सी यूनिट है, छोटी यूनिट है किसकी, आपको चार्ज की छोटी यूनिट होती है ESU। इसके अलावा एक और यूनिट होता है इसका, ये पहला नंबर नोट मान लेंगे, ठीक। दूसरा नंबर नोट मैं आपको ऊपर लिख रहा हूं। एक दूसरी जो यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको EMU बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो ये छोटा यूनिट है चार्ज का और ये चार्ज का बड़ा यूनिट है। यानी कि इसको अगर हम लिखेंगे कि सर 1 EMU ये कितना होगा, तो बोला सर ये 10 कूलम के बराबर होता है। कितना बराबर होता है, 10 कूलम के। यानी 10 कूलम को हम लोग लिख सकते हैं 1 EMU। यहां देखिए, यहां ESU है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, यहाँ EMU है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। छोटी छोटी बातें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। और माय डियर, मुझे लगता है कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप बस 100 दिन बने रहिए, हर वीडियो पूरी देखिए, जितनी भी देर की बनेगी, 45-50 मिनट 1 घंटे की वीडियो आपको बस देखनी है, कॉपी में नोट करनी है, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये हो गई चार्ज की बात, चार्ज की क्या SI यूनिट्स होते हैं, इनकी बात आपने कर लिया, ठीक। कई बार आपसे अगर गलती से बहुत स्मॉल अगर क्वेश्चन पूछे, यहां से एक और क्वेश्चन क्या पूछे कि भाई कि चार्ज का डायमेंशन बताइए, चार्ज का बीमा बताइए। तो बोला चार्ज का अगर बीमा बताना है ना सर, तो चार्ज के बीमा के लिए हमको करंट का डेफिनेशन जाना पड़ेगा। क्या डेफिनेशन जाना पड़ेगा कि सर जो विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट, वो I = Q/T होती है। ये 10वीं में पढ़ के आए हैं आप, करंट की परिभाषा, धारा की परिभाषा। आवेश के प्रवाह की दर को बोलते हैं धारा, आवेश के प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि Q/T। तो बोला यही तो Q आवेश है, तो Q = क्या हो जाएगा, I × T। ये T जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो अगर आपको इस आवेश का, इस चार्ज का, ये आपका क्या है, चार्ज है, तो इस चार्ज का आपको क्या निकालना है सर, डायमेंशन, बीमा निकालना है। तो करंट का बीमा क्या होता है, करंट के बीमा को A से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम के डायमेंशन को T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका चार्ज का माय डियर डायमेंशन मिलता है AT।
तो आप याद रखेंगे डायमेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बोली, बीमा बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि भाई आपको चार्ज का जो बीमा होता है वो कितना होता है, 80 होता है। क्या होता है, 80। ए से एम्पियर, टी से टाइम, आप याद रखेंगे। तो ये हो गई आपको चार्ज से रिलेटेड कुछ बातें हो गई। चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है वो भी मैंने आपको लिखा दिया। अब यहाँ पे एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो कि आपके आईआईटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बस यहाँ से एक आईआईटी के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछ लिया गया है, पूछ लिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, यानी चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे और उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो विद्युत बल का अनुभव नहीं करता है माय डियर। तो आपके सामने अगर मैं बोल दूं ऑप्शन में कि भाई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है, या अल्फा पार्टिकल है, कुछ भी बोल दूं दूसरा, तो बस आपका आंसर क्या होना चाहिए जरा देखेंगे। आपको चार्ज की परिभाषा पढ़ा है, विद्युत चार्ज की परिभाषा पढ़ा है। सुनिए, तो विद्युत चार्ज की परिभाषा में आपने क्या देखा कि भाई जो चार्ज होता है वो प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी जो होगी वो विद्युत बल का अनुभव करेगी। अगर वो गुण होगा तब वो विद्युत बल का अनुभव करेगा, अगर वो गुण नहीं है तो नहीं अनुभव करेगा। यानी कि चार्ज जिसके पास से नहीं होगा वो विद्युत बल का अनुभव नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो बोला चार्ज माय डियर किसके पास नहीं है, तो माय डियर न्यूट्रॉन के पास है ही नहीं। न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्जलेस होता है, अनचार्ज होता है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा कि न्यूट्रॉन आपका कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो इस बात को आप नोट में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि न्यूट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। अगर कॉज लिखें तो बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी चार्जेज। न्यूट्रॉन हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूं लिख लीजिए। न्यूट्रॉन कोई भी विद्युत बल का अनुभव नहीं करता है। न्यूट्रॉन कोई भी विद्युत बल का अनुभव नहीं करता है क्योंकि उसके पास कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन कोई भी विद्युत बल का अनुभव नहीं करता है। न्यूट्रॉन कोई भी विद्युत बल का अनुभव नहीं करता है क्योंकि उसके पास कोई आवेश नहीं होता है। ये आईटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन और कितनी छोटी सी बात पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं अपने अगली टॉपिक की ओर, अगली बात समझते हैं। अब एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जब आप समझेंगे ना माय डियर, तब भी आप समझ पाएंगे एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। समझिए क्या है कि भाई ये जो चार्ज होता है, ये जो चार्ज है, जो आवेश है, वो आवेश माय डियर स्टूडेंट्स किसी बॉडी पे कैसे आ जाएगा, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है। तो जो प्रोसेस होता है, देखिए दो चीजें हैं, एक कैसे आया और एक किस तरीके से आया, वो दोनों में चीजें में अंतर है। तो जो प्रोसेस होता है किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज लाने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस 3 तरह का है। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी के ऊपर, या मेथड ऑफ चार्जिंग बोलते हैं उसको, कि किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाए, उसके पास कैसे उसके ऊपर आवेश लाया जाए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि आवेश कैसे जो आ रहा है वो किस तरीके से हम लोग आवेश ला सकते हैं। तो लाने की जो प्रक्रिया होती है एक ही कंसेप्ट है, इसको बस दिमाग में बैठा के रखिए। हर कोई जानता है कि सामान्य अवस्था में, केमिस्ट्री में बहुत छोटी सी बात पढ़ के आए हैं क्या, कि हर वस्तु जो है, हर पदार्थ जो है सामान्य अवस्था में क्या मानते हैं हम लोग, क्या मानते हैं, अनावेशित मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं। तो माय डियर न्यूट्रल मानने का मतलब ये हो गया, अनावेशित मानने का मतलब ये हो गया कि इसके पास अगर 5 प्लस का चार्ज है तो 5 माइनस का चार्ज है, 5 प्लस का चार्ज है, 5 माइनस का चार्ज है। चार्ज 2 तरह के होते हैं, प्लस और माइनस। पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव। टाइप्स ऑफ चार्जिंग होता है, थोड़ा सा अभी थोड़ी बता देते हैं, लिख देते हैं थोड़ी देर में, ठीक।
तो इसके पास प्लस का 5 है और माइनस का 5 है, तो +5 और -5 क्या करेगा, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देगा। एक दूसरे के प्रभाव को जब खत्म कर देगा +5 और -5, तो क्या मानेंगे भाई, प्रभाव खत्म कर देगा, तो इस क्या मान लेंगे, इसको न्यूट्रल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, न्यूट्रल बॉडी मान लेंगे। ये न्यूट्रल है, अनावेशित है, कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं है। पर इस बॉडी के ऊपर हम चार्ज लाना चाहते हैं। सुन लीजिए, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है ना, वो एक्स्ट्रा चार्ज होता है। दिमाग में बैठा कर रखिए, एक्स्ट्रा चार्ज की हमेशा बात होती है। हमेशा किसकी बात होती है, एक्स्ट्रा चार्ज की। अब देखिए, इस बॉडी के ऊपर अगर आपको चार्ज लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी से या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिए या इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दीजिए। दो ही कंडीशन है, या तो आप इस बॉडी को चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कीजिए या इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। इलेक्ट्रॉन इसको दीजिए या इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। बोला सर आप चार्ज लाना है तो खाली इलेक्ट्रॉन का काहे चर्चा कर रहे हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन है कि भाई इलेक्ट्रॉन ही क्यों बात कर रहे हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चार्ज आएगा। हम अभी देखे हैं सर कि भाई चार्ज तो प्रोटॉन के पास भी है और इलेक्ट्रॉन के पास, दोनों के पास होता है। भले न्यूट्रॉन के पास नहीं होता है तो नहीं करेंगे चर्चा, लेकिन चार्ज तो प्रोटॉन के पास भी है। फिर आप काहे नहीं कह रहे हैं कि इसको प्रोटॉन दे देंगे, प्रोटॉन निकालेंगे, तो क्यों नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था, क्वेश्चन है ये। तो क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा और लेके चलते हैं आपको किसके अंदर, क्वांटम फिजिक्स के अंदर। एटम्स में बात करते हैं। आप सभी को पता है कि एटम का ये केंद्रक न्यूक्लियस होता है और एटम में बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, कक्षाएं होती हैं। ठीक है, देखिए आज फर्स्ट लेक्चर है, मैं जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज से रिलेटेड वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। कल से जो है हम लोग टॉपिक्स को थोड़ा तेजी कवर करेंगे। आज पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि भाई क्या है चार्ज से रिलेटेड सारी बातें। तो जो आपका एक एटम होता है माय डियर, वो एटम का ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये एटम का न्यूक्लियस है जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो आप सभी को पता है कि जो केंद्र होता है, इस केंद्र में कौन बैठता है, इस केंद्र में माय डियर होता है प्रोटॉन और साथ में कौन बैठता है, न्यूट्रॉन, है कि नहीं। एटम का जो केंद्र होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और जो कक्षाएं होती हैं, जो ऑर्बिट्स होता है माय डियर, इस ऑर्बिट में कौन बैठता है, बोला इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है, ऑर्बिट्स में, कक्षाओं में कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। अब ठीक है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन है। तो जो सबसे बाहरी कक्षा है ना, सबसे बाहरी ऑर्बिट, जो सबसे एक्सटर्नल ऑर्बिट होता है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को एक स्पेशल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इनका नाम दिया गया है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। फ्री मतलब मुक्त, इलेक्ट्रॉन को आप इलेक्ट्रॉन ही लिख लीजिए, हिंदी में इलेक्ट्रॉन ही लिखते हैं। या वैलेंस का मतलब होता है संयोजी। वैलेंस का मतलब क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो माय डियर, जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। बोला इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कहा गया, क्योंकि जरा देखेंगे कि ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करता है, सभी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको अपनी ओर पकड़ के खींच के रखता है, फोर्स लगाता है। अभी बनाम लिया, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वो फोर्स लगाएगा इसको यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, सारे फोर्सेस यहाँ लगते हैं। तो आपको फोर्स से क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींच के रखता है। तो जरा देखेंगे कि जो पहला ऑर्बिट है, इस फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत न्यूक्लियस के नज़दीक है, ये वाला थोड़ा दूर है, और ये जो सबसे बाहरी ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है। तो माय डियर, जो जितना नज़दीक रहेगा उसको उतनी ना मजबूती से पकड़ के रखेगा। आ रही बात समझ में। ये जो ऑर्बिट्स थे वो इसके नज़दीक हैं। जब नज़दीक हैं तो इसको बहुत मजबूती से, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से क्या कर रहा है, उसको अपनी ओर खींच के रखा हुआ है। लेकिन जो सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है माय डियर, वो दूर होने की वजह से, वो ऑर्बिट्स दूर होने की वजह से जो न्यूक्लियस है
उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत न के बराबर फोर्स लगाता है, एक्सर्ट करता है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर बहुत मामूली से मामूली अगर आपको फोर्स मिल गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है। इसीलिए इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं। ध्यान दीजिए, क्यों नहीं निकल जाएगा? क्योंकि न्यूक्लियस से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, और दूरी जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ही कम लगता है। यानी कि ये जितना ज़्यादा, मतलब रिश्तेदारी में समझ लीजिए, आपके आपका भाई बहन है घर में, तो उनसे आपका रिश्ता क्या है? बहुत मजबूत है। लेकिन वहीं अगर आपके मामा के, फूफा के, चाचा के लड़के हों तो उनसे रिश्तेदारी क्या है? थोड़ी दूरी है कि नहीं है? तो उनसे आपका संबंध थोड़ा दुराव करके, और अपने घर में क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है उनके बीच में। तो ये स्ट्रॉन्ग है, नजदीक होता है तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन, स्ट्रॉन्ग बना के रखा है। और ये दूर है उससे थोड़ी सी दूरी ही बनी, दूर है तो दूरी बनी रहेगी, दूरी बनी रहेगी तो मतलब उतना उससे लेना देना है नहीं। तो भाई इलेक्ट्रॉन को कोई आएगा, थोड़ी सी एनर्जी देगा, निकल जाएगा। लेकिन अंदर वाले को अगर आपको निकालना है ना, तो नहीं निकलेगा इतनी आसानी से, आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, जो नॉर्मली हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था सर कि आप जो है प्रोटॉन की चर्चा क्यों नहीं कर रहे थे, कि इस बॉडी को प्रोटॉन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री होता है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की हमेशा चर्चा करेंगे। इस अंदर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन सप्लाई देना, इलेक्ट्रॉन उससे निकालना, ये सब कौन से इलेक्ट्रॉन की चर्चा होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की, दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन की चर्चा नहीं होगी। तो बोला सर प्रोटॉन के साथ क्या हो रहा है? तो बोला प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस में बैठा है प्रोटॉन, और किसी भी एटम के न्यूक्लियस से किसी चीज को निकाल पाना बहुत बड़ी मुश्किल का काम है। यानी यूं समझ लीजिए कि अगर आपको 10 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये खर्च करना पड़ रहा है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। आ रही है बात समझ में? उसका क्या मतलब है? अगर आपको 10 रुपये लेने के लिए आप 100 रुपये जेब से भर दें तो आप घाटे में है ना। तो अगर आपको एनर्जी चाहिए और वो जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी अगर आपको इसको तोड़ने में लग गया तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस से प्रोटॉन को बाहर निकाल देना बहुत बड़ी चुनौती का काम है। बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि अगर इसको निकालने में 1 कूलम का चार्ज ज़रूरत है, तो यहाँ पे ज़रूरत है 1 करोड़ कूलम का। तो बताइए कैसे हो जाएगा? बल्कि 1 करोड़ एनर्जी का, एनर्जी जूल का, 1 जूल ले लेते हैं। इसको अगर 1 जूल एनर्जी चाहिए तो इसको 1 करोड़ जूल एनर्जी चाहिए। तो बोला इतनी एनर्जी तो है नहीं नॉर्मली मेरे पास कि हम लोग दे पाएंगे, इसे निकल पाएंगे। इसलिए प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस में होने की वजह से स्टेबल कंडीशन में है, उसको निकालना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग सिर्फ किसकी चर्चा करते हैं माय डियर? इलेक्ट्रॉन की। तो मुझे आशा है कि आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं होगा कहीं पर भी। जब चार्ज की चर्चा करेंगे कहीं भी दिमाग में बस बैठा लीजिए बात, चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन आया, बस। प्रोटॉन की चर्चा नहीं करेंगे कहीं पे। पॉजिटिव, मैंने बोला अभी भाई, पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन मत समझिएगा और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन मत समझिएगा। कैसे हम लोग चार्ज लाके चलते हैं, डेवलप करते हैं, वो देखेंगे जरा। मान लेते हैं इसके पास +5 है, -5 है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया। तो मैंने बोला अगर इसको चार्ज लाना है इसके ऊपर तो आपको क्या करना पड़ेगा? इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। यानी इससे हम 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकाल लिए। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो बोला 5 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। तो बोला ये 5 से कितना हो गया? बोला सर -4 हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, 5 प्लस का तो बना हुआ है और ये चार्ज कितना हो गया? माइनस वाला 5 4 हो गया। तो इसका -4 इसके +4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसका +1 एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? तो वो जो एक्स्ट्रा बचेगा वही +1 चार्ज क्या हो जाएगा? इस बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा? डेवलप्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेवलप्ड हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा चार्ज, हमेशा एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं, यानी कि आप चार्ज निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे किसी बॉडी से। अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इस बॉडी में कौन सा चार्ज एक्स्ट्रा हो गया? बोला प्लस वाला एक्स्ट्रा हो गया सर। इसलिए इस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी कि पॉजिटिव चार्ज अगर लाना है तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर बोला सर माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर इसके अंदर में अगर इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देते तो क्या होता? अगर इलेक्ट्रॉन दे देते तो
जाता, -6 हो जाता। और जब -6 होता तो इसका -5 इसके +5 से कैंसिल हो जाता और इसका एक माइनस का एक्स्ट्रा बच जाता। यानी कि एक्स्ट्रा क्या आने का मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर -1 एक्स्ट्रा चार्ज, ये क्या डेवलप हो गया, एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप हो गया। यानी कि इस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। यानी किसी बॉडी को अगर आपको पॉजिटिव चार्ज देना है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, अगर उसको निगेटिव चार्ज देना है तो उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दीजिए। बस यही कंसेप्ट है माय डियर, कि किसी बॉडी में चार्ज का क्या मतलब है, किसी बॉडी में चार्ज का यही मतलब है कि या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा या तो उसको इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है तो कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज। ये कॉन्सेप्ट आपको जानना था, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। आपको नोट बना करके आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। नोट नंबर 1 में पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश, हिंदी में लिख लेंगे धन आवेश। ये धन आवेश कब आएगा, धन आवेश कब आएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स आर केम आउट फ्रॉम बॉडी, यानी हो जाए, निकल जाए, बाहर हो जाए तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज कब आएगा, ऋण आवेश कब आएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाई टू द बॉडी। हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे धन आवेश कब आता है, धन आवेश कब आता है, जब पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों लिख लें कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है। नोट में पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट लिखेंगे और डैश दे करके लिखिए, जब पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। जब पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। निगेटिव चार्ज में लिखेंगे, जब पदार्थ को इलेक्ट्रॉन सप्लाई होता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान किया जाता है, तब निगेटिव आवेश आता है। जब पदार्थ को, इसका हिंदी लिखेंगे, जब पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्रदान किया जाता है, जब पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्रदान किया जाता है तब पदार्थ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, पदार्थ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। मुझे लगता है आप आसानी से लिख लेंगे, समझ गए हैं तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है माय डियर। चलिए, अब इस कॉन्सेप्ट के बाद जो है वो हम लोग चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं भाई। ये टाइप्स ऑफ चार्ज कितने तरह के होते हैं, ये मुझे लगता है लिखाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ये चार्ज कितने तरह का होता है भाई। टाइप्स ऑफ चार्ज कितने तरह का होगा, बोला 2 तरह का। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज, है कि नहीं। पॉजिटिव हिंदी में लिख लेंगे धन आवेश और यह ऋण आवेश। ये धन आवेश ऋण आवेश, धन आवेश ऋण आवेश, 2 तरह के क्या हो गए चार्ज, धन आवेश ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। ठीक है, बोला ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की खोज किसने की कि भाई चार्ज 2 तरह का होता है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। पर आपसे दुनिया में कोई नहीं पूछेगा, साइंस में कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाए कि कौन सा खोज कब हुआ, उससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। खोज हो गया, क्या खोज हुआ है हमारे लिए, बस वो इंपॉर्टेंट है। कब हुआ, किसने किया, कोई हमारा उतना लेना। अब एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप देख सकते हैं, फ्रैंकलिन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने टाइप्स ऑफ चार्ज की खोज की थी। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज 2 तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे हम लोग निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। अब इसके बाद जो टॉपिक्स बनता है वो बनता है माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है आपका एग्जाम में। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से अक्सर आता रहता है। 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि जो विद्युत आवेश के गुण लिखें। ये क्या लिख लेंगे इसको हिंदी में? विद्युत आवेश के गुण। विद्युत आवेश के गुण माय डियर आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसके क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम लोग जो पढ़ेंगे माय डियर वो जो है आपको 3 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज की हम लोग कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? वो 3 प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज की हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ठीक, तो पहली जो गुण होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो फर्स्ट गुण होता है वो होता है क्या? आपको क्वांटाइजेशन का रूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल में से एक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हिंदी में बोलते हैं क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, ऐसे बोलेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। हिंदी में बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है, सुन लीजिए, कि किसी बॉडी में जो चार्ज आएगा ना वो इलेक्ट्रॉनिक की वजह से आ जाएगा। अभी समझाया मैंने आपको कि चार्ज किसकी वजह से आएगा माय डियर? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से आएगा। चाहे तो इलेक्ट्रॉन उसको दिया जा रहा होगा, चाहे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा होगा। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, उसी का इस्तेमाल क्वांटाइजेशन बोलता है। तो बोलता है, आप जैसे समझिए इस बात को कि मतलब आप सब्जी खरीदने गए तो जो आप तराजू होता है, तराजू पे एक तरफ आपको बटखरा रखा रहता है और दूसरी तरफ आलू रखा हुआ है। तो बटखरा तो एक ही है 1 kg का, और लेकिन आलू तो एक नहीं है, 10, 15, 20 आलू हैं उसके अंदर। यानी कि आपको 1 किलो के बटखरे के बराबर इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? 15-20 छोटे छोटे आलू को रखना पड़ रहा है। यही इस तरह से क्वांटाइजेशन का मतलब होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि डिस्क्रीट, अलग अलग वैल्यूज, यानी कि जो किसी बॉडी के पास जो आवेश होगा वो किसी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की वजह से नहीं है। एक तरह से समझेंगे कि भाई नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम लोग होता नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आना जाना होता है, उसकी वजह से हम लोग चार्ज निकालते हैं। तो किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आया है, डेवलप हुआ है, वो चार्ज कितना आया है, वही बात क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको बताता है। मैंने आपको बोला जरा समझिए कि इस बॉडी से सर मैंने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। तो आपने जो 5 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आया होगा सिर्फ इसी की वजह से आया होगा। जितना आप निकालेंगे वही ना रिस्पॉन्सिबल होगा इस बॉडी के ऊपर चार्ज लाने के लिए। मैंने आपको अभी समझाया था कि इसके पास अगर +5 है और -5 है, तो अगर आप इससे एक चार्ज निकाल लीजिए माइनस का, तो क्या हो जाएगा? प्लस वाला एक ज़्यादा हो जाएगा। तो इस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? +1 आ जाएगा। यानी एक बाहर निकाले तो एक चार्ज उसके ऊपर आ गया, 2 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 निकालेंगे तो 3 चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन आप निकालिएगा उतना ही चार्ज उसके ऊपर डेवलप हो जाएगा। यानी कि किसी बॉडी के ऊपर अगर किसी बॉडी से हमने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, तो यही 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज के लिए जिम्मेवार होंगे। इस बॉडी के पास कितना चार्ज आया, कितना चार्ज डेवलप हुआ, उसको हम 5 इलेक्ट्रॉन इसी से तो रिप्रेजेंट करेंगे। यानी इस क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि किसी बॉडी के पास जो टोटल चार्ज होता है, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे बड़ा क्यू हो चाहे छोटा क्यू हो। तो क्वांटाइजेशन ये कहता है, क्वांटमीकरण ये कहता है आवेशों का, कि किसी भी वस्तु के पास, किसी भी पदार्थ के पास जो टोटल चार्ज है, वो टोटल चार्ज जो होता है वो इस E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी अगर E में n से मल्टीप्लाई कर दें उसके बराबर होता है। जरा समझेंगे, मैंने अभी बताया कि 5 इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ही क्या हैं? इस बॉडी के ऊपर चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अगर चार्ज कितना है तो 5e, इसको क्या लिख सकते हैं? 5e। तो ये n है, n क्या है? नंबर है 1 2 3 4 5 6, कितना इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं या कितना इलेक्ट्रॉन उसको सप्लाई कर रहे हैं, बस ये है n। जरा देखिए,
और जो E है, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो E होता है वो E की वैल्यू फिक्स होती है। थोड़ी देर पहले ही मैंने माय डियर अभी बताया कि E 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, इसी को क्या बोलते हैं? ई बोलते हैं। ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी किसी बॉडी के पास टोटल चार्ज जो होता है वो ई का मल्टीपल होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो एक से गुना कर दीजिए, दो का निकालिए दो से गुना, पांच निकालिए पांच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म। लेकिन ये हो सकता है कि आप इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हो या हो सकता है निकाल रहे हो, तो जैसे दे रहे होंगे तो उसके हिसाब से चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए यहां प्लस भी लगा सकते हैं और माइनस भी लगा सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन का मतलब हमारा, मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वांटाइजेशन हमको फॉर्मूला देता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, Q इजकल टू N इंटू ई, N इंटू ई, Q इजकल टू N इंटू ई होता है, जहां पे E क्या है? E की वैल्यू फिक्स है 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब। हाँ, Q क्या है? चार्ज ऑन बॉडी। Q क्या है? चार्ज ऑन बॉडी। और N तो आपको पता है, N क्या हो सकता है? N जो हो सकता है 1 2 3 4 डैश डैश कुछ भी हो सकता है। ये बोलता है माय डियर क्वांटाइजेशन का रूल। यानी किसी बॉडी के पास टोटल चार्ज जो होता है वो E के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछेगा? क्या पूछेगा क्वेश्चन? यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विद्युत आवेश के दो गुण लिखिए, एक क्वेश्चन हो गया ये। या फिर आपसे दो गुण ना पूछ करके सीधे सीधे ये पूछ लेगा कि आवेश के क्वांटमीकरण से क्या समझते हैं, आवेशों के क्वांटमीकरण के से क्या समझते हैं। राइट द रूल ऑफ क्वांटाइजेशन, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अलग से भी क्वेश्चन बनेगा और यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, दोनों तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर। बनाया ही नहीं जा सकता माय डियर, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, यहां से न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहां से बनते हैं। Q इजकल टू N इंटू ई। तो ये फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में लिख लीजिए, लिख लीजिए फॉर्मूला। वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको आराम से फॉर्मूले को लिख लीजिए। अब बोला कि इसका डेफिनेशन सर अगर लिखना हो तो क्या करेंगे? तो बोला डेफिनेशन भी लिखा देता हूं, डेफिनेशन भी लिखा देता हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में डेफिनेशन भी लिखा देता हूं। ये बोलता है दी टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल multiple of E. The total charge on a body is integral multiple of E. अगर हिंदी में लिखना चाहूं तो हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी वाले बच्चे ऊपर से देख लेंगे इसका डेफिनेशन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, ऊपर से देख लीजिएगा डेफिनेशन क्या हो जाएगा। क्वांटमीकरण का मतलब क्या है लिख लेंगे। किसी पदार्थ का कुल आवेश E के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसका डेफिनेशन क्वांटमीकरण का ऊपर से लिख लेंगे, तो आपके एग्जाम में आएगा ना, तो जस्ट आपको डेफिनेशन और जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। टोटल चार्ज कितना होता है? Q इजकल टू N इंटू ई होता है। और यहाँ पे आपको जबरदस्त तरीके से एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। क्या क्वेश्चन बता रहा हूँ जरा देखेंगे, ये आप लिख लीजिएगा। आज के लेक्चर के लिए हम लोग आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसकी जो 2 प्रॉपर्टियां और मैं पढ़ाऊंगा वो कल पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहां से एक जबरदस्त तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जबरदस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जिसे आप नोट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछता है, क्या पूछता है? व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। या इसको कई भी तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई किसी बॉडी के ऊपर हमने 1 कूलम चार्ज दिया तो उससे कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके रखिएगा, वैल्यू डेटा आपको याद रहना चाहिए। तो जरा देखेंगे फार्मूला हमारे पास है माय डियर, Q इक्वल टू N इंटू E है, Q इक्वल टू N। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आवेश जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्जेज, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन है ये पूछ रहा है, बोला किस में, 1 कूलम्ब चार्ज में। यानी इस कूलम्ब यानी कि चार्ज की वैल्यू सर दे रखी है कितनी, 1 दे रखी है। कितनी दे रखी है, एक चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1 कूलम्ब। बोला 1 रख दिया। ये n ही तो नंबर है, संख्या है कि कितना इलेक्ट्रॉन, 2 4 5 10 कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, तो वही तो पूछ रहा है सर कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो यानी कि n हमको निकालना है माय डियर। और e, इस e की वैल्यू फिक्स है, कितनी फिक्स है, 1.10 के पावर 1.6 इंटू 10 के पावर -19। अब जैसे माय डियर ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई में है, इधर आके आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा माय डियर। तो मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं, इस साइड लिख रहा हूं, आप देख लेंगे तो यहां n बचेगा, सिर्फ n बचेगा और इधर 1 है तो 1 लिख देंगे। और ध्यान रखिए इतना गुना कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आएगा तो डिवाइड, तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19, इतना क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये भी कूलम था, ये भी कूलम था, कूलम से कूलम कट जाएगा, सिर्फ तो करना है। जब आप इसे सोल्व करेंगे, ये 10 का पावर 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू मिलता है हमको 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो आप इसे याद रखेंगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, इतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन, एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपको डेटा है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, इतना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अभी मैंने जस्ट सबको समझाया क्वांटाइजेशन में कि भाई 1-2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तोड़ना होता है, लाखों करोड़ों में ट्रांसफर की बात होती है। जरा देखेंगे सिर्फ 1 कूलम्ब चार्ज के लिए आपको कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा, काउंट करेंगे क्या आप, मुंह से तो काउंट नहीं कर सकते, 10 का पावर 18 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है माय डियर आज का क्लास आप सभी को, जो पहला लेक्चर था हम लोग के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी को करना यह है कि पूरा वीडियो देख करके आपको अपनी कॉपी में नोट्स खुद का तैयार कर लीजिए और जस्ट उस नोट्स को रीड कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाइए, हर जगह फैलाइए, सभी बच्चों को जोड़िए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।